जुलाई 2021 में अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने स्पेस टूरिस्ट के लिए पहली उड़ान भरी। इस विवादित उड़ान में वो खुद भी सवार थे। ये तो लाजवाब है। बेहतरीन, क्या बात है। ये उड़ान करीब 10 मिनट तक चली। रॉकेट 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, इतना ऊंचा कि यात्री भारहीनता महसूस कर सकें। 9 दिन पहले ब्रिटेन के अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने भी अपनी स्पेस फ्लाइट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक्स के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया। वो विश्व की पहली ऐसी अंतरिक्ष उड़ानें जो सैलानियों को पृथ्वी के वायुमंडल की छोर तक ले जाएं और अंतरिक्ष में एक नए युग की शुरुआत। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, ये 2028 है। एक यूरोपीय लूनर लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी उतरा है, जहां कई रोवर तैनात हैं। इनका काम है सर्वेक्षण करना और यहाँ से मिले नमूनों की जांच करना। ये भागदौड़ का काम है और ये इस अभियान के लिए बहुत जरूरी है। कुछ महीनों बाद ही नासा के अंतरिक्ष यात्री, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ आ जाएंगी। तकनीकी तौर पर हम अभी दूर हैं, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा जल्दी ही हो सकता है। सच तो ये है कि अंतरिक्ष में एक और नई होड़ शुरू हो चुकी है। मेरा नाम आर्मिन वेडलर है। मैं जर्मन एरोस्पेस सेंटर के इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स से हूँ और हम यहाँ आर्चेस डेमोन्स्ट्रेशन मिशन के लिए आए हैं। जून 2021 में आर्मिन वेडलर सहित 50 से भी अधिक वैज्ञानिकों ने सिसिली के एटना पर्वत पर अनुसंधान किया। हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह इन रोबोट्स की मदद से अंतरिक्ष में बसा जा सकता है, जैसे कि चंद्रमा पर एक स्थायी पड़ाव, और किस तरह यहाँ वैज्ञानिक खोजें की जा सकती हैं। ये हमारा आर्चेस बेस कैंप है, जहाँ 22 फुट के 4 कंटेनर रखे गए हैं। यहाँ 3 कंट्रोल रूम हैं। एक रहने का कंटेनर भी है। वहाँ से संचार होता है। यहाँ हमारे साथी इसकी सेटिंग्स ठीक कर रहे हैं। जर्मन एरोस्पेस सेंटर के रिसर्चरों को इस मिशन के लिए तैयार होने में करीब 5 साल लगे। वहाँ नीचे आप एक्सप्लोरेशन कैंप देख सकते हैं, जहाँ मिशन की तैयारी चल रही है। वहाँ लैंडर है। हमें हर रोज करीब 250 मीटर चलना होता है। ऊंचाई में 70 मीटर तक का अंतर हो जाता है। इस समय हम 2600 मीटर की ऊंचाई पर हैं। हमारे साथी नीचे उतरते हुए काफी थक जाते हैं। ज्वालामुखी के पत्थर चारों तरफ फैले हुए हैं। इनको कोई प्राकृतिक नुकसान नहीं पहुंचा है। ये धरती का वो हिस्सा है जो उस सुदूर ग्रह की सतह से मिलती जुलती है। एटना पर्वत मंगल ग्रह और चंद्रमा के अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है। अपनी मशीनों में हो रही तकनीकी जांच के लिए हमें इस तरह की महीन मिट्टी की जरूरत होती है, जो खुरदुरी है, ताकि हमारे यंत्र इसे समझ सकें और इसे बर्दाश्त कर सकें। यहाँ पर लैंडर ग्रह पर उतर चुका है, इसलिए यहाँ निगरानी के लिए एक ही ऑब्जर्वेशन सेंटर है। करीब 2 हफ्ते पहले ये दल यहाँ पहुँचा है, ये देखने कि रोवर इस धूल भरी सतह पर कितना कारगर है। इनका लक्ष्य क्या है? एटना पर्वत के सतह के 2.5 लाख वर्ग मीटर इलाके का अनुसंधान करना। इंसान को किसी अन्य ग्रह पर जीवित रखने के लिए ये जरूरी है कि ऐसे मिशन सफल हों।
6 दशक पहले से ही सरकारी एजेंसियों ने अंतरिक्ष में लोगों को भेजना शुरू कर दिया था। जुलाई 1969 को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 11 को छोड़ा गया। दर्शक खुशी से झूम रहे थे और सोच रहे थे कि चंद्रमा पर उतरने वाला वो कौन पहला इंसान होगा। 4 दिन बाद दुनिया भर के करीब 65 करोड़ लोग अपने टीवी से चिपके बैठे इसे देख रहे थे। इस दौड़ में अमेरिका आगे रहा। इंसान के लिए एक छोटा कदम, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। पर कुछ ही सालों बाद 1972 में नासा ने चंद्रमा पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को आर्थिक कारणों से बंद कर दिया। अब तक सिर्फ 12 लोग ही चंद्रमा पर जा सके हैं। 30 मई 2020 एक और ऐसा ऐतिहासिक दिन था। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बॉब बेनकन और डगलस हर्ली को केप कैनावरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए भेजा गया। ये एक खास मिशन था। अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इन यात्रियों को भेजने वाले कैप्सूल को किसी सरकारी स्पेस एजेंसी ने नहीं बनाया था। इसे बनाने वाली एक प्राइवेट कंपनी थी। अमेरिका में नासा जैसी सरकारी एजेंसियों के लिए ये एक नई शुरुआत थी। मेरा नाम फिल मैकएलिस्टर है और मैं नासा मुख्यालय में कमर्शियल स्पेस का निदेशक हूँ। अंतरिक्ष में जैसा कि हम देख सकते हैं कि करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर सवाल ये है कि सबसे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। हालांकि इस तरह के परिवहन के माध्यमों से लोग पैसे कमा रहे हैं, पर एक बार अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद क्या, वहाँ पैसा किस तरह कमाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये जानता है कि वहाँ क्या होने वाला है, पर यह कुछ बड़ा करने के लिए पहला कदम है। तो मैं समझता हूँ कि वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां जो ये सब करने में सक्षम हैं, उनके लिए इस दिशा में अपना लोहा मनवाने के लिए एक बड़ा जरूरी कदम है। व्यावसायिक स्पेस कंपनियों का दावा है कि मंगल ग्रह पर जीवन ही उनका मुख्य उद्देश्य है। ये दावा सबसे ज्यादा करने वाले स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क हैं। स्पेस बूम जैसे इस विचार को शुरू करने में इस विवादित अरबपति का बड़ा हाथ है। बस 2 ही मुख्य रास्ते हैं। इतिहास भी 2 दिशाओं में बट जाएगा। एक जिसमें हम हमेशा इसी दुनिया में रहें, और फिर कोई विलुप्त होने की घटना घटे। मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, पर इतिहास तो यही कहता है कि ऐसी कोई घटना घटेगी। एक तरीका है कि अंतरिक्ष में जाया जाए और कई ग्रहों में रहने वाली प्रजातियां बसाई जाएं, जो मुझे उम्मीद है कि आपकी राय में भी सही रास्ता है। अगर मस्क की माने तो मानवता को बचाने के लिए मंगल पर जाने से शुरुआत करनी होगी। तो स्पेस एक्स चाहता है कि इस दशक से पहले मानवयान उस लाल ग्रह मंगल पर भेजे जाएं और वहां बस्तियां बसाई जाएं। भूभौतिकीय दृष्टि से शायद वो सही हैं। कौन जानता है कि अगली बड़ी आपदा कब आ जाए। पर सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे। मेरा नाम क्रिस्टियाने हाइनेके है। मैं सेंटर ऑफ अप्लाइड स्पेस टेक्नोलॉजी और माइक्रोग्रेविटी में रिसर्चर हूँ। मेरा शोध बस्तियों के बारे में है। सवाल ये है कि इंसान चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों पर कैसे रह सकता है। क्रिस्टियाने हाइनेके अपने तजुर्बे से इसका जवाब दे सकती हैं। उन्होंने 366 दिन उस मंगल पर काटे हैं, जो असली तो नहीं है, पर दुनिया में एक ही ऐसी जगह है जिसकी सतह वैसी ही है। हवाई का मोना लोआ ज्वालामुखी। यहाँ वो और अलग अलग देशों से आए 5 और वैज्ञानिक साथ रह चुके हैं। ये नासा के हाई सीज नामक प्रयोग का हिस्सा था। बाहर की दुनिया से संबंध स्थापित करने के लिए बस ईमेल का ही इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसा कि मंगल ग्रह पर होता है, वो भी टाइम डिले के साथ। बाहर निकलते समय स्पेस सूट पहनना जरूरी था, पर
पर इस तरह के सिमुलेशन के इस्तेमाल से भी मंगल पर रहने वाली कठिनाइयों के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं हो पाता। ऐसा बसेरा बस मनोवैज्ञानिक अध्ययन को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। ये काफी आकर्षक था। जैसा कि आप मंगल ग्रह पर कल्पना कर सकते हैं, मंगल की सतह पर एक खूबसूरत सफेद सा गुंबद। तकनीकी बारीकियों के हिसाब से ऐसे घर वास्तविक नहीं लगते। अगर हम सच में मंगल या चंद्रमा पर जाएं, तो हमें रहने के लिए ऐसे घर चाहिए जहाँ रहा जा सके, कुछ ऐसा जो सचमुच काम कर सके। इसलिए क्रिस्टियाने हाइनिके आर्किटेक्ट, इंजीनियर और मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर अंतरिक्ष के लिए घर बना रही हैं। इसे मून एंड मार्स स्पेस एनालॉग या माम्बा कहते हैं। किसी दिन ये ऐसा दिखेगा। Das Mamba-Habitat, das besteht insgesamt aus 6 Modulen. माम्बा में 6 हिस्से हैं। ये 2 कतारों में सीधे खड़े सिलेंडर हैं। ये स्टेशन का हब है, जो प्रयोगशाला का हिस्सा है। इस तरफ वर्कशॉप है, क्योंकि टूट फूट तो कभी भी हो सकती है। और ये एक ग्रीन हाउस है। और उसके पीछे वहाँ दूसरी कतार में रहने की जगह है। यहाँ भी सीधे खड़े हुए सिलेंडर हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर सोने की जगह है। और ये रसोई है, क्योंकि कहीं खाना भी तो होगा। और ये जगह मौज मस्ती के लिए है। इसके दोनों तरफ एयरलॉक्स हैं। 2 इसलिए कि अगर एक टूट जाए तो रिसर्चरों का दल दूसरी तरफ से बाहर निकल सके। गुंबद के नीचे की ये पूरी जगह भुरभुरी मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई है। इस जगह को हानिकारक किरणों से बचाने के लिए हम चंद्रमा से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विकास अभी शुरुआती दौर में है। कुछ ऐसे मौलिक सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करेगा? इंटरफेस और उपकरण कैसे काम करेंगे ताकि हर कोई उन्हें चला सके? छत की जरूरी ऊंचाई कितनी हो? क्रिस्टियाने हाइनिके और उनकी टीम ने इस तरह के सवालों को हल करने की कोशिश करने के लिए प्रयोगशाला मॉड्यूल का एक हूबहू लकड़ी का मॉडल बनाया है। माम्बा एक ऐसा विचार है जिसके साथ चंद्रमा पर जाना और रहना दोनों संभव हो सकेगा। पर माम्बा को एक ऐसा घर होना चाहिए जहां लोग सुकून से रहें। बस हम लोग ही हैं जो इस समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं कि किस तरह ऐसे घर बनाए जाएं जो तकनीकी तौर पर काम करें और फिर उन्हें बनाया और चलाकर भी देखा जाए। माम्बा जैसे किसी स्टेशन को अंतरिक्ष में बनाने में करीब 20 साल तक लग सकते हैं। जर्मनी के ब्रेमेन से हासिल इन जानकारियों से तो ये काम धरती पर ही और भी जल्दी हो सकता है। धरती पर जीवन के लिए जो चीजें जरूरी हैं, वही मंगल पर भी हैं। ऐसी व्यवस्था हो जो हवा को साफ कर सके और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी कोई व्यवस्था जो पानी को साफ करे और उसको दोबारा उपयोग के लायक बनाए। अगर हम मंगल ग्रह पर जीने से कुछ सीख सके, तो धरती पर पर्यावरण अनुकूल जिंदगी आसान हो जाए। मंगल ग्रह तक का कठिन सफर रिसर्चरों के लिए भारी मुश्किलें पैदा करता है, क्योंकि इंसान लाल ग्रह के पर्यावरण में उपस्थित घातक विकिरणों की जद में होता है और मुश्किलें वहीं खत्म नहीं होती। मेरा नाम स्टेन ओडेनवाल्ड है। मैं एक खगोल शास्त्री हूँ। मैं नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में काम करता हूँ। अगर हम मंगल ग्रह पर जाने की बात करें तो हमें अनुकूल पर्यावरण में रहना आना चाहिए। एक तरह से हमें अपने वातावरण को साथ लेकर जाना होगा, अपने सभी संसाधन भी। इसे ठीक से समझने के लिए ऐसे वातावरण में जाना होगा जो हमारे से बहुत अलग ना हो, और चंद्रमा की सतह ऐसी ही है। दुनिया की सभी बड़ी स्पेस एजेंसियां आजकल चंद्रमा की तरफ अपना रुख कर रही हैं। कुछ अपोलो की कामयाबी को फिर से दोहराना चाहते हैं। इसकी एक ही वजह है, इसका करीब होना। पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। ये पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। कक्षा में अपनी स्थिति के अनुसार
मंगल हमसे 56 से 400 मिलियन किलोमीटर दूर है। सब कुछ ठीक रहे तो लाल ग्रह की यात्रा में 6 महीने लग सकते हैं। खर्चों की बात करें तो चंद्रमा पर जाना सस्ता और आसान है। इसमें 3 दिन लगेंगे और ईंधन भी कम लगेगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच शटल सेवा भी संभव है। इसका श्रेय एरोस्पेस में तकनीकी विकास को जाता है। आर्चेस मिशन एटना पर्वत पर वर्ष 2022 में शुरू हुआ, जिससे रिसर्चरों को चंद्रमा को समझने में और आसानी हुई। यहाँ पर टीम रोवर प्रोटोटाइप LRU-2 को टेस्ट कर रही है। इसका काम ऐसी सतहों पर जाना है जहाँ पहुँचना मुश्किल है। रोवर खुद ही चलता है, काम आने वाली चीजों को उठाकर जमा करता है। बस 1 और सेंटीमीटर और फिर से कोशिश करते हैं। ये नाजुक काम है। LRU-2 को लेजर की मदद से उन नमूनों का विश्लेषण करना है जो उसे सतह पर मिले हैं। इस काम में आज तक सफलता नहीं मिली है। अगर ये सफल नहीं हुआ और इसका हाथ कैमरे से टकरा गया तो हमें सब फिर से शुरू करना होगा। Yeah, it's placed. Looks good. Okay, cool. Ah, yeah, it's moving back. Yes. Oh, thermal shutdown. Yeah, the arm went into thermal shutdown. हम फिर नाकामयाब रहे। वैज्ञानिक अनुसंधानों में ऐसा ही होता है, कभी ये काम करता है और कभी नहीं। जब आप यहाँ कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर वो होने को तैयार लगती है, पर फिर उसमें परेशानी आ जाती है और सब कुछ फिर से शुरू करना होता है, ये मायूस कर देता है। आप हमेशा यहीं खड़े होते हैं, इंतजार करते हुए कि शायद अब कुछ हो जाए, और फिर से कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन एक के बाद एक काम। ऐसे टेस्ट मिशन में बहुत पैसा खर्च होता है, पर वित्तीय फायदा ज्यादा नहीं होता। कोई भी कंपनी जो अपना फायदा देखती हो, वो ऐसा जोखिम नहीं उठाएगी। बिना इस तकनीक के, इस विकास के बिना जो आप यहाँ देख रहे हैं, कोई भी ऐसी कंपनियां नहीं चल सकती। वो सब मूल रूप से इसी ज्ञान पर आश्रित हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले लोग बाद में बड़ी पैसे वाली संस्थाओं के साथ काम करते हैं। SpaceX भले ही रॉकेट भेज रहा हो, पर अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए निर्मित इस तकनीक का खर्च तो सरकार को ही उठाना पड़ता है। वर्ष 2021 में सरकार ने ऐसे अनुसंधानों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया और ये खर्च बढ़ता ही जा रहा है। चीन भी अंतरिक्ष अनुसंधानों में बहुत पैसा लगा रहा है। चीन भी पारंपरिक देशों की कतार में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। एक चीनी रोवर चंद्रमा के इस हिस्से की खोज कर रहा है जिसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। वो पहले ही कुछ नमूने पृथ्वी पर भेज चुका है। एक और रोवर मंगल पर पहुंच चुका था और वहां से कुछ सेल्फी और ध्वनि के नमूने भेजे। चीन भी अपना एक अंतरिक्ष केंद्र बनाने में लगा हुआ है। स्टेशन बनाने का मकसद सीधा साधा है। पहला ये कि हमारी तकनीक अब तैयार है। दूसरा ये कि हम एक ताकतवर अंतरिक्षीय राष्ट्र बनना चाहते हैं, जिसके लिए हमें अपनी क्षमता का विस्तार कर अपने लोगों को अंतरिक्ष में भेजना होगा। हमें अंतरिक्ष को गहन रूप से जानना होगा ताकि हम भी अंतरिक्ष का इस्तेमाल शांति प्रिय तरीके से कर सकें। इस चीनी अंतरिक्ष केंद्र के कुछ हिस्से सौर कक्षाओं में घूम रहे हैं। पहले टाइकोनॉट्स, जैसा कि चीनी एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है, वहाँ पहले ही जा चुके हैं। मार्च 2021 में चीन ने रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के साथ मैत्रीपूर्ण ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कि साझेदारी में चंद्रमा पर केंद्र बनाने की बात की गई। चंद्रमा पर जाने की विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा फिर से पूरे जोरों पर है।
थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा तो होती ही है ना? पर उन आदर्शों की रूपरेखा कौन देगा कि अंतरिक्ष में कैसे जिया जाए? मुझे लगता है कि वो मान्यताएं ऐसी ही होनी चाहिए जिन पर आज हम अमेरिकी विश्वास करते हैं। ऐसा करने के लिए आपका वहाँ होना जरूरी है। कुछ ऐसे देश हैं जो अपना ज्ञान बांटने में यकीन रखते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपनी योजनाएं गुप्त रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके निष्कर्ष भी। मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच विवाद बना रहेगा। Das macht mir große Sorgen und da glaube ich müssen wir als Europäer इस बात की फिक्र मुझे भी है। एक यूरोपीय होते हुए मुझे लगता है कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए, वरना हम अपना मौका गंवा देंगे। इंसानों में अंतरिक्ष को लेकर हमेशा से ही इतना रोमांच क्यों रहा है? अब तक करीब 600 पुरुष और महिलाएं अंतरिक्ष में जा चुके हैं। हमने एक से इसके बारे में पूछा। मेरा नाम केइला बैरन है। मैं नौसेना की सक्रिय ड्यूटी अफसर, एक पनडुब्बी युद्ध सैनिक और नासा की एस्ट्रोनॉट हूँ। केइला बैरन अंतरिक्ष में जाने वाली 601वीं इंसान है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 176 दिन बिताए। ये अद्भुत है, इसे शब्दों में बताना मुश्किल है। कई रोचक लम्हे हैं, जैसे कि लॉन्च, री एंट्री, स्पेस वॉक, रोबोट का संचालन, वैज्ञानिक अभियान। इसका सुखद अनुभव रहा और मेरा सौभाग्य कि मुझे टीम का हिस्सा होने का मौका मिला। जब मैं पहली बार इस अंतरिक्ष केंद्र में तैरते हुए आई, तब मैंने जो देखा उसे देख मैं बहुत रोमांचित थी, क्योंकि हमें हर छोटी सी जगह का इस्तेमाल करना होता है। पर अंतरिक्ष केंद्र तो हर तरह की चीजों से भरा रहता है, कंप्यूटर्स, तारें। मेरे दिमाग को इसे समझने में कुछ वक्त लगा कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस पर नहीं। आपको समझ आता है कि ये सब कितना बड़ा है। इन सब मॉड्यूल्स में हम वास्तव में रहते हैं और काम करते हैं। तो वीडियो में जब आप हमें अंदर से देखते हैं, हम ऐसे ही दबाव वाले मॉड्यूल्स में होते हैं, पर आप बिना दबाव वाले अंतरिक्ष केंद्र के उन हिस्सों को भी देख सकते हैं। ये बड़े ट्रस, सोलर पैनलों और रेडिएटर को जोड़े रखने में मदद करते हैं। इसी तरह हमें ऊर्जा मिलती है, गर्मी से भी राहत मिलती है। पर ये सचमुच बहुत बड़ा है और आप इसका महत्व तब बेहतर समझ पाते हैं जब आप बाहर निकलकर इस पर काम करते हैं। केइला बैरन ने ऐसा 2 बार किया है। दोनों ही बार उन्होंने 7 घंटों तक इस पर काम किया। 3 मिलीमीटर का स्पेस सूट ही उनको और अंतरिक्ष को एक दूसरे से अलग कर रहा था। खिड़की के बाहर का नजारा तो लाजवाब ही होता है, पर आप जानते हैं कि आप बस खिड़की के बाहर ही देख रहे होते हैं। इस सूट की सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब आप अपने हेलमेट से बाहर देखते हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आता और आप बस अंतरिक्ष में होते हैं, इस छोटे से स्पेस सूट में और इस बड़े से अंतरिक्ष केंद्र में अपने ग्रह के आसपास चक्कर लगाते हुए। जब आप ये सब दृश्य देखते हैं तो आपको विश्वास ही नहीं होता। जिन अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को इस दूरी से देखा है, वो इस अनुभव को जीवन के बड़े बदलाव की तरह देखते हैं। जब आप अपने ग्रह को इस तरह देखते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है। जब मैंने पृथ्वी को पहली बार इस तरह देखा तो पाया ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग इकोसिस्टम और पूरे ग्रह पर इधर उधर रहने वाली अलग अलग प्रजातियां। मैं समझती हूँ कि इसने मुझे एक ऐसा इंसान बनाया जिसे इस ग्रह की खिदमतगार होने जैसा महसूस होता है। आप ये सोचकर सचमुच हैरान हो जाते हैं कि पृथ्वी अस्तित्व में है और उस पर आपका अस्तित्व है। मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में जाना ही आप में बच्चों जैसा आश्चर्य भर देता है। आप दुनिया को नए सिरे से देखते हैं, इस अनोखे माहौल में जहां आप तैर सकते हैं, पानी से खेल पाते हैं। मुझे लगता है हमने कई बार बच्चों जैसा महसूस किया। जब आप अंतरिक्ष में आते हैं तो आपको हिलना डुलना सीखना होता है, बाथरूम जाना, खाना और पानी पीना भी सीखना होता है। वो सभी आम बातें जिनकी तरफ हम रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते भी नहीं, हमें दोबारा सीखनी होती हैं। तो मुझे अक्सर कई बातों में बचपन जैसा महसूस हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र 20 साल से भी अधिक से पृथ्वी की सतह के 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है। इसे 2030 में रिटायर कर देने का इरादा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई तारीख तय नहीं की गई है। अंतरिक्ष में रहने का अनुभव अब प्राइवेट एरोस्पेस कंपनियां लोगों को देना चाहती हैं, पर इसकी कीमत होगी। ह्यूस्टन, टेक्सास स्थित एक प्राइवेट कंपनी ऐसी ही है। मैं मैट ऑन्डलर हूँ। मैं एक्सियम स्पेस का मुख्य तकनीकी अधिकारी हूँ। एक्सियम स्पेस का प्रमुख कारोबारी मॉडल पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष केंद्र बनाना है, जो काफी पेचीदा है। ये विचार तो काफी समझदारी का है। मूल विचार ISS के बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए इस पर 4 नए मॉड्यूल डॉक करवाना है। वैसे तो ये केंद्र आत्मनिर्भर ही है, पर हम ISS के कुछ संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ISS से जल्दी बिजली उपलब्ध हो सकेगी, तो इससे अंतरिक्ष केंद्र बनाने में आसानी होगी यदि आप ISS की मदद से इसे बनाएंगे। ये जंगल में कैंपिंग जैसा है, पर आपके पास बिजली और पानी उपलब्ध होगी। ये पूरा स्टेशन है। पहले 2 मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल जो उत्पादन और अनुसंधान के लिए ही बनाए गए हैं, और फिर पावर थर्मल मॉड्यूल। ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष खिड़कियाँ बनाई गई हैं। ये 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी होंगी। यहीं से इंस्टाग्राम की सभी तस्वीरें ली जाएंगी। सब कुछ अर्थ ऑब्जर्वेटरी से। नासा 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर से इस परियोजना की मदद कर रहा है। यहाँ जो निर्माण हो रहा है वो एक बेहतरीन स्पेस होटल होगा। ये हमारे दल के लोगों के घरों का एक नमूना है। तो यहाँ अंतरिक्ष यात्री सोएंगे, अपना निजी समय यहाँ बिताएंगे। यहाँ एक खिड़की है जिससे पृथ्वी दिखाई देगी। लाजवाब। और यहाँ एक इंफोटेनमेंट सेंटर है जहाँ से अंतरिक्ष केंद्र पर निगरानी रखी जा सकती है। थोड़ी देर के लिए ग्रुप से अलग हो जाना कई बार जरूरी होता है। मैं सबसे कहता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किसी सनकी के गैरेज से कम नहीं लगता। हर तरफ सामान बिखरा होता है, और ऐसा इसलिए कि इसे बनाने में सालों लगे हैं। जैसा आज दिखता है वैसा हमेशा नहीं हो सकता। हम उससे थोड़ा अलग और आगे हैं, क्योंकि हम ISS के अनुभवों का बहुत लाभ उठा रहे हैं। अपना व्यावसायिक केंद्र हम उससे 100वीं लागत पर बना लेंगे जितना ISS को बनाने में लगा। हम यहाँ वैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने नहीं आए हैं। हम तकनीकी समस्याएं भी नहीं सुलझाना चाहते। ये तो एक अभियांत्रिकी समस्या है, और जब आप इंजीनियरिंग वाली समस्या सुलझा रहे होते हैं तो ये मूल भौतिकीय प्रश्न हल करने की तुलना में कम खर्चीला होता है। एक्सियम स्टेशन अपना पहला मिशन पूरा कर चुका है। अप्रैल 2022 में 3 निवेशकों को अंतरिक्ष में भेजा गया। उनके साथ नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइकल लोपेज एलेग्रिया थे। एक टिकट की कीमत 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई। वहां रहते हुए इन निजी अंतरिक्ष यात्रियों ने कुछ प्रयोग किए जो वैसे शायद संभव नहीं हो पाता, पर सब कुछ बहुत सहजता से नहीं हुआ। कुछ बातों ने मुझे हैरान कर दिया। हमने जो प्रतिक्रियाएं दी थीं, वो भविष्य में होने वाले निजी मिशनों के लिए थी। मेरी राय में कुछ जरूरी बदलाव होने थे। हमारे सहयोग से ही वो अपने प्रयोग कर पाए, जिसका मतलब हुआ कि उनके प्रयोगों पर हमने अपना वक्त बर्बाद किया। इस लंबी प्रक्रिया में दोनों ही पक्षों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। आजकल बहुत से देश अपने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा केंद्र ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों से भरा होगा। हो सकता है कुछ खास कंपनियां ऐसा करना चाहें, और हमें आशा है कि नासा भी हमारे पास काम करने के लिए अपने अंतरिक्ष यात्री भेजे। ऐतिहासिक दृष्टि से जब से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई, तब से 500 से ज्यादा लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 95% सरकारी कर्मचारी रहे हैं। आगे चलकर इनकी गिनती बढ़कर 5000 हो सकती है, जिनमें से ज्यादातर आम लोग होंगे, ना कि सरकारी कर्मचारी। इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। 20 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो कह सकेंगे कि वो एक बड़ा मोड़ था। वहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई।
That's when things really started to change. If you're a hammer, you tend to see हथौड़े को तो हर जगह बस कील ही दिखती है। अगर आप किसी व्यावसायिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए फायदा ही सब कुछ होता है, पर अगर अंतरिक्ष अनुसंधानों में भी व्यावसायिक नफा और नुकसान देखा जाने लगा तो इससे परेशानियां हो सकती हैं। then I think we have problems. मंगल ग्रह और प्राइवेट अंतरिक्ष केंद्रों के मिशन हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं, पर अंतरिक्ष जगत का काम इतना आकर्षक नहीं होता जैसे कि उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ना। इन सब में सबसे बड़े उद्यम स्टारलिंक और वनवेव हैं। दोनों को ही पृथ्वी की परिक्रमा और कम कीमत पर सैटेलाइट इंटरनेट दिलवाने के लिए बनाया गया है। दूसरा प्रोजेक्ट यूरोप का नेविगेशन उपग्रह सिस्टम गैलीलियो है। ये हमेशा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है और नेविगेशन की जानकारी देता है। ऐसे करीब 5,700 सक्रिय उपग्रह हैं जो धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उससे दोगुने रिटायर हो चुके हैं और अंतरिक्ष का कबाड़ बन चुके हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य से रॉकेट को प्रक्षेपित करने की प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। दो किस्म की तकनीक होती हैं, ठोस प्रणोदक इंजन और तरल प्रणोदक इंजन। सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टमों में प्रणोदक इंजन में एक ठोस द्रव्यमान होता है। लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टमों में प्रणोदक इंजन के बाहर तरल होता है। एक बार आग लग जाने पर ठोस रॉकेट की प्रतिक्रिया को रोका नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे कि नए साल की आतिशबाजी। लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन में रासायनिक घटकों को अलग अलग टैंकों में ले जाया जाता है और वास्तविक इंजन तक पहुंचाया जाता है। ये थ्रस्ट रेगुलेशन की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि उड़ान के दौरान ड्राइव को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला प्रोपेलेंट तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को मिलाकर बनाया जाता है। पुराने स्पेस शटल में ठोस और तरल प्रणोदकों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता था। रिम पर 2 सफेद सॉलिड रॉकेट बूस्टर शुरुआती जोर लगाते। एक बार हवा में उड़ने के बाद उन्हें बंद कर दिया जाता और लिक्विड प्रोपल्शन की मदद से रॉकेट उड़ान जारी रखता। असल बात तो ये है कि सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेटों के मुकाबले लिक्विड रॉकेट ज्यादा महंगे, ज्यादा जटिल और असफल होने के खतरे वाले थे। वैसे भी दशकों से उनका एक ही बार इस्तेमाल संभव था। ये एक प्लेन उड़ाने जैसा है, बोइंग 737, जिसे सिर्फ एक ही बार न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक ले जाया जाए और फिर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। आर्थिक तौर पर इसके कोई मायने नहीं है। कोई भी इतने महंगे जहाज का टिकट नहीं खरीदेगा अगर हर बार इसी तरह से किया जाए। पर फिर भी अंतरिक्ष उद्योग में तो हम फिलहाल ऐसा ही कर रहे हैं। हम जानते थे कि ये सही तरीका नहीं और दोबारा इस्तेमाल करने से बहुत फर्क पड़ेगा। निजी उद्यमों को चाहिए था कि वो लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेटों को फिर से इस्तेमाल में ला सकें। वर्ष 2015 में एक ही ऐसी कंपनी थी जो सफल हुई, स्पेस एक्स। स्पेसएक्स ने दोबारा इस्तेमाल हो सकने की संभावना को इस तरह बढ़ा दिया जिसमें कम दाम पर अपने हार्डवेयर को ठीक कर उसे फिर से चला सकते थे। इससे लागत बहुत कम हो गई। आर्थिक कारणों के चलते स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन को रॉकेटों के बार बार इस्तेमाल से बहुत उम्मीदें हैं। उनके आधुनिक रॉकेट पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं और अगले दिन फिर उड़ जाते हैं। ऐसा करने के लिए ऐसे रॉकेटों की जरूरत है जो पायलट चालित हों, फिर से इस्तेमाल होने वाली प्रोपल्शन तकनीक हो और सुरक्षित लैंडिंग की गारंटी हो। इन नए तरीकों से 1 किलो कार्गो को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने की लागत में भारी कमी आई है। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है जिसने दिखाया है कि निजी क्षेत्र भी अब अंतरिक्ष में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है, वहां काम करने और वहां से मुनाफा कमाने के लिए। मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में तेजी से और गहराई से प्रगति करने के लिए मुनाफे का मकसद होना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि इसमें उन्होंने दिलचस्पी ली।
मैंने खुद एक निजी कंपनी के साथ स्पेसएक्स के साथ एक ऐसे रॉकेट में उड़ान भरी है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया गया था, और मेरे लिए ये सुखद एहसास था कि रॉकेट उड़ेगा, उतरेगा और अंतरिक्ष का मलबा बनने के बजाय इसका फिर से उपयोग किया जा सकेगा। कुछ समय बाद मेरी सहकर्मी समांथा क्रिस्टोफोरेटी उसी रॉकेट को लेकर अंतरिक्ष केंद्र आई जिसे लेकर मैं उड़ा था। ये बहुत अच्छी बात है, यही सही रास्ता भी है। सबसे विस्तृत रिसर्च तो अभी भी मुख्य रूप से नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या जर्मन एरोस्पेस सेंटर जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि यहाँ माउंट एटना पर आर्डिया रिसर्च ड्रोन के साथ। अगर आर्डिया की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुल 4 कैमरे हैं, जिसमें 2 स्टीरियो जोड़ों में हैं। साथ में ये बड़ी गहराई का अनुभव करा सकता है। ये केवल कैमरा सिस्टम और IMU सेंसर के साथ उड़ता है। IMU एक्सीलरोमीटर जाइरोस्कोप है। ये इंसान के कान के अंदरूनी हिस्से जैसा है। तो आर्डिया के साथ हम न केवल सतह पर ग्रहों की खोज कर सकते हैं, बल्कि हम लावा की गुफाओं के अंदर भी उड़ सकते हैं और अन्य गुफाओं का भी पता लगा सकते हैं। मार्कस म्यूलर और उनकी टीम 1 दशक से अधिक समय से इस तकनीक पर काम कर रही है। उनका ड्रोन रियल टाइम में पर्यावरण को मॉडल करता है, जो 3D में तस्वीरें दिखा सकते हैं। यही आर्डिया का मस्तिष्क है। इसमें सभी कंप्यूटेशनल पुर्जे और कैमरे शामिल हैं, इसलिए यह आर्डिया की आंखों की तरह है। और दूसरी तरफ यहाँ हमारे पास प्रोपल्शन सिस्टम है, जो आर्डिया का ड्राइव सिस्टम है। रोटर अभी भी उस पर हैं। अगर हम अभी चांद की सतह पर होते तो वहाँ हवा नहीं होती। इसका मतलब है कि हमें एक अलग ही प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और हम जेट का इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। आर्डिया जैसी प्रणाली GPS के बिना ही काम करती है। इसकी जगह वो अपने मापने वाले सेंसर का प्रयोग करती है। इसका उद्देश्य है कि एक दिन ड्रोन्स के जरिए स्वतंत्र रूप से बाकी ग्रहों को ढूंढकर उनकी सतहों का पता लगाया जाए। यहाँ माउंट एटना पर इलाके का अध्ययन करने के लिए ड्रोन को तैनात किया गया है। पर जो शुरू में ठीक से काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। टीम ड्रोन को फिर से उड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। समस्या ये है कि हमने उसे एक बार उड़ा लिया था। ऐसा अक्सर होता है कि हमें कुछ गड़बड़ महसूस होती है और कॉप्टर झुक जाता है और 45-50 डिग्री घूम जाता है और फिर गिर जाता है। सीधी सी बात है, हवा बहुत तेज चल रही है। जहां हवा की गति औसतन 10 मीटर प्रति सेकंड से अधिक रहती है और हवा के झोंकों का बहाव 30 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक होता है, और सिस्टम उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया है। फिलहाल रिसर्चरों के पास और कोई उपाय नहीं सिवाय इसके कि वो अपने सारे माप जमीन से ही लें। ये काफी निराशाजनक है। सफर अभी बहुत लंबा है और फिलहाल इस तकनीक को अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। हम यहाँ तकनीकों का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हैं। हम मानते हैं कि हम उम्मीद से ज्यादा पा सकते हैं अगर हम अलग किस्म के रोबोटों, विषम रोबोटों का इस्तेमाल करें, जितना कि हम सिर्फ एक सिस्टम में रहते हुए नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि अलग अलग कौशल को इन रोबोट्स के साथ मिलाकर हम अपने काम अच्छी तरह कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियर, वैज्ञानिक और तकनीशियन जैसे अलग अलग किस्म के लोग मिलकर काम करते हैं। भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए अभी भी तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग पहले से ही इससे हटकर सोच रहे हैं। मेरा नाम मथियास लिंक है। मैं लग्जमबर्ग स्पेस एजेंसी LSA का निदेशक हूँ और मैं यहाँ लग्जमबर्ग में कई वर्षों से अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास का हिस्सा रहा हूँ। ये छोटा सा देश कभी दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में से एक था। आज लग्जमबर्ग को एक नई सोच ने बाकी सबसे आगे कर दिया है, अंतरिक्ष खनन। सैद्धांतिक रूप में अंतरिक्ष में सभी संसाधन मौजूद हैं। जो कुछ आप पृथ्वी पर पाते हैं वो आप अंतरिक्ष में भी पा सकते हैं। इसका मतलब अगर इंसान सौर मंडल में आगे बढ़ता है, चंद्रमा और बाद में मंगल तक और शायद कभी उससे भी आगे, तो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना सबसे अनुकूल बात होगी। एक संभावित लक्ष्य, प्लैटिनम और सोने वाला उल्का पिंड। चंद्रमा दुर्लभ खनिजों से भरा हुआ है। इसमें जमा हुआ पानी भी है, जिसका उपयोग ईंधन और सांस लेने वाली हवा बनाने के लिए किया जा सकता है।
फिर तथाकथित एम प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं। इनमें कुछ ऐसे कीमती कच्चे माल हैं जिनका उपयोग भविष्य की अंतरिक्ष परियोजनाओं में किया जा सकता है। अभी के लिए अंतरिक्ष में संसाधनों की भरमार है। हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में मैंने जितनी भी काल्पनिक वैज्ञानिक कहानियां पढ़ी, उनमें से ज्यादातर उन परिवारों के बारे में थीं जिन्होंने अपना रॉकेट खरीदा और क्षुद्र ग्रह बेल्ट तक गए और खनन किया इत्यादि। मुझे लगता है ये मजेदार है, पर मुश्किल तो ये है कि वो संसाधन पृथ्वी पर कभी वापस आएंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला। ये सब किसी वैज्ञानिक कल्पना का हिस्सा लगता है। ये एक देर तक चलने वाला प्रयास होगा, पर छोटे पैमानों पर चलता रहेगा। ऐसा समझें कि अगले 10 वर्षों में ऐसा हो सकेगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके ये चलता रहेगा। आने वाले दशकों में नए बाजार भी उभरेंगे। अंतरिक्षीय संसाधनों की खोज भविष्य में एक उभरता हुआ व्यवसाय बन सकता है। 2017 में लग्जमबर्ग ने अंतरिक्ष में कच्चे माल के खनन के लिए एक कानूनी तरीका खोजा। ऐसा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद वो दूसरा देश बना। उम्मीद ये है कि इससे इस नए बाजार में उसे खास हक मिलेगा। अंतरिक्ष का कोई मालिक नहीं है, पर संसाधनों की बात हो तो मामला मुश्किल हो जाता है। यदि आप चंद्रमा पर जाकर एक चट्टान ले आते हैं और इसे प्रोसेस करते हैं, या आप पानी के लिए ड्रिल करते हैं और इसका उपयोग करते हैं, तब चीजें जटिल होने लगती हैं। इसका मतलब है कि हमें पूरी तरह से एक अंतरराष्ट्रीय ढांचे की जरूरत है जो इस तकनीकी प्रगति के अनुकूल हो और जरूरत पड़ने पर उसे संशोधित किया जा सके। ये बिल्कुल साफ है कि अकेला लग्जमबर्ग का कानून समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी इसमें शामिल हो गई है। आने वाले समय में एजेंसी चंद्रमा से कच्चा माल निकालने और उस पर शोध करने की उम्मीद करती है। तो ये एक जॉयस्टिक की तरह है, आप उस पर माउस की तरह क्लिक कर सकते हैं। दूर कहीं सोने की खानें दिख रही हैं। अंतरिक्ष में व्यवसायीकरण का एक नया युग शुरू हो रहा है। क्या यूरोप भी इस दौड़ का हिस्सा होगा? यूरोप एक तरफ अंतरिक्ष में अगुवा है। जहां तक उपग्रहों, धरती के अवलोकन और नेविगेशन सिस्टम की बात है, हम मजबूत हैं। लेकिन अन्वेषण और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हम हमेशा नासा के साए में रहते हैं। यूरोप को दृढ़ होना होगा। हमें इस अमेरिका में हो रहे इस न्यू स्पेस के विकास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि हम कोशिश करें तो यूरोप भी इसमें विश्व स्तरीय हो सकता है।